चौबे चले थे छब्बे बनने और दूबे बन के लौट गए। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा हो पाएगा या फिर खाया पिया कुछ वो नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना हो जाएगा। जी हाँ, हाल फिलहाल में बीजेपी ने बंगाल में 3 काम किए, तीनों ही अपने फायदे के लिए जुगाड़ लगाया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो तीनों बंगाल में बीजेपी को कंगाल कर देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। इन 3 कार्यों में एक काम तो बीजेपी ने केंचुआ के माध्यम से करवाया। क्या हुआ, ये सुनकर अजीब लग रहा है क्या? यदि अभी भी आपको अजीब लग रहा है कि बीजेपी केंचुआ से कुछ करवा सकती है तो बुरा मान लीजिएगा, क्योंकि आपको इलाज की जरूरत है। बीजेपी और चुनाव आयोग में अब कोई फर्क नहीं रह गया है, दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक देश की जनता और विपक्षी पार्टियां वर्तमान चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में देखेंगी या मानेंगी, तब तक भाजपा चुनाव जीतती रहेगी। ऐसे ही प्रचंड बहुमत आता रहेगा और देश की जनता के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की कथित लूट जारी रहेगी। तो हम बात करने आए हैं पश्चिम बंगाल की। कहां तो बीजेपी का कथित प्रयास ये था कि मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू वोटरों को एक किया जाए, मगर बंगाल में स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। मुसलमान घुसपैठियों को निकालने के चक्कर में हिंदू शरणार्थी बीजेपी से दूर होते हुए नजर आने लगे हैं। जी हां, मामला उसी हिंदू मतुआ समुदाय के लोगों का है जिनका वोट पाने के लिए खुद प्रधानमंत्री बार बार मंच से उन्हें याद करते हैं, नाम लेते हैं। दवायर के लिए सुमन नाथ ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए 3 झटकों का जिक्र करते हुए एक लेख लिखा है और बताया है कि कैसे एसआईआर बंगाल में बीजेपी को कंगाल कर सकता है। वैसे बंगाल एसआईआर को लेकर बीजेपी ने अपने पैरों पर एक और कुल्हाड़ी मार लिया है, और न सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है बल्कि चुनाव आयोग की खोपड़िया पर भी कुल्हाड़ी मार दिया है। पूरे मसले पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। उधर पिछले दिनों केंचुआ के ज्ञानेश कुमार ने अपने बारे में नई डिंगे हाँक दी और कहा कि आप सब गौरव की अनुभूति करें। तो चलिए ज्ञानेश्वर महाराज की बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, और आप लोग भी गौरव की अनुभूति जरूर करिएगा। मगर इससे पहले की अनुभूति में आप डूब जाए, एक छोटा सा अनुरोध है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इलेक्शन कमीशन ने इसे अपने हैंडल से शेयर किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ढेर सारी महिलाएं पुरुष एक साथ डांस कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने लिखा है कि BLO समेत ढेर सारे BLO समेत कई सारे इलेक्शन ऑफिशियल्स ब्रेक टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो केरला की है। अब चूंकि आपको मालूम है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है, इसलिए हम इनका वीडियो तो यूज नहीं कर सकते। पिछले दिनों न्यूज एजेंसी ने जो खेला किया था आप सबको पता ही है। हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार भी वही खेला करवा दें, स्ट्राइक वाला। इसलिए तस्वीरों से काम चलाइए। देखिए महिलाओं के डांस का वीडियो केंचुआ किस तरह से दांत चियारते हुए शेयर कर रहा है। अब सवाल यह है कि पोलिंग बूथ पर वोट डालने गए लोगों का CCTV फुटेज जब मांगा गया तो ज्ञानेश कुमार रोने लगे और कहने लगे कि हमें अपने माताओं बहनाओं का CCTV फुटेज जारी करना चाहिए क्या। और अब वही ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन के ट्विटर हैंडल से महिलाओं के डांस का वीडियो शेयर कर रहे हैं और शर्म भी नहीं आ रही है। आप दर्शक बताइए, पोलिंग बूथ का CCTV फुटेज जारी करने से महिलाओं के सम्मान को झटका लगेगा या डांस वाला वीडियो शेयर करने से महिलाओं के सम्मान को धक्का लग रहा है? क्या इतना सारा दोगलापन आए दिन देखने के बाद भी कोई व्यक्ति ज्ञानेश कुमार और इनके चुनाव आयोग पर भरोसा कर सकता है क्या? ये भरोसा बढ़ाने वाली बातें हैं या भरोसे का कत्ल करने वाली बातें हैं? मगर कहा जाता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जिन सैया लोगों ने ज्ञानेश कुमार को 140 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की इच्छाओं को ताक पर रखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, वही सैया लोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हर संकट से बचा भी लेंगे। यही भरोसा तो है, तभी तो ज्ञानेश गुप्ता सरेआम झूठ बोलते हैं, आए दिन दोगलेपन की पराकाष्ठा को पार करते हैं। पोलिंग बूथ का CCTV फुटेज मांग दीजिए तो महिलाओं के पल्लू में छिपने लग जाते हैं, माताएं बहनें याद आने लगती हैं, उनका सम्मान याद आने लगता है और फिर उन्हीं माताओं बहनों के डांस का वीडियो शेयर कर दिया जाता है। उधर पिछले दिनों मीडिया को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कह दिया कि विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के ग्रुप के प्रतिनिधि समूह ने अपने 30 साल के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। ये भारत के नागरिकों और चुनाव कर्मियों के लिए गौरव का क्षण है। हालांकि जिन्होंने आमंत्रण भेजा है और जिनको भेजा है उनकी कहानी भी बड़ी लंबी है, बड़ा झोल झाल है। उस
पर कभी बात कर लेंगे मौका मिलेगा तो। मगर फिलहाल सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने दावा किया है कि हम एकदम निष्पक्ष साफ सुथरा चुनाव करवाते हैं, बेदाग। अब खबरदार, कोई हंसेगा नहीं, यूएपीए लग गया तो हमारा दोष नहीं है, आनी पानी दोष। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बात हो गई। आइए अब चलते हैं बंगाल और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एसआईआर के बाद बीजेपी बंगाल में कंगाल हो सकती है। हालांकि इस सब बातों के ऊपर एक बात याद रखिए, विपक्षी पार्टियां वोट मांग सकती हैं, जनता वोट दे सकती है, मगर फाइनल रिजल्ट किसके हाथ में है? केंचुआ के ज्ञानेश कुमार के हाथ में। और ज्ञानेश कुमार किसके आदमी हैं ये आप सब जानबे करते हैं। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो जनता के बीच की बात है, जो राजनीतिक माहौल है उसकी बात है। चुनाव परिणामों पर इसका क्या असर होगा ये खाली ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके मालिक ही जानते हैं। वैसे तो देश भर में चर्चा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का एक ही टारगेट है, बीजेपी को चुनाव जितवाना। इसके लिए चुनाव आयोग पूरा तांडव मचा रहा है और हाल फिलहाल में हमने बिहार में देख भी लिया। बिहार को लेकर जो भी चुनाव परिणाम का आकलन मैंने चुनाव से बहुत पहले, हफ्तों पहले किया था, हूबहू वही परिणाम, सीटों की संख्या तक वहां तक पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्योतिष विद्या जानता हूं या फिर ज्ञानेश कुमार गुप्ता हमारे कोई रिश्तेदार है। बीजेपी और चुनाव आयोग का इतिहास और वर्तमान देखने के बाद सब पता चल जाता है कि ये लोग आगे क्या कर सकते हैं। बिहार का रिजल्ट आने से कई हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, जब बीजेपी यानी एनडीए ने अपना सीट बंटवारा किया था। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको एहसास नहीं होगा कि ये वीडियो चुनाव परिणाम और चुनाव से पहले का है, वो भी 1 महीने पहले का। तो कुल मिलाकर एसआईआर का परिणाम और चुनाव रिजल्ट हम सबके सामने है। फिलहाल कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है, इसी में एक पश्चिम बंगाल भी है। और पश्चिम बंगाल को जीतने का सपना पिछले 11.5 साल से मोदी शाह का अब तक पूरा हुआ नहीं है, जबकि इन्होंने कोई भी संभव प्रयास छोड़ा नहीं। एक से एक झूठ, एक से एक फरेब, सारी चालें चल दी, लेकिन एसआईआर पहली बार हो रहा है। हालांकि जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इन्होंने प्रचंड जीत हासिल किया, आप इसमें गुजरात वगैरह, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों को भी शामिल कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव को भी शामिल कर सकते हैं। मगर जिस तरह से इन जगहों पर जीत मिली है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बंगाल में भी बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों यानी मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदू वोटरों को एकजुट करने का प्रयास करती रही है। बिहार में भी घुसपैठियों का दांव खेला गया, मगर अब घुसपैठिया वाला खेला उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि बिहार में एसआईआर समाप्त होने के बाद भी किसी को पता नहीं चला, चुनाव आयोग के ज्ञानेश गुप्ता को भी पता नहीं चला कि कितने घुसपैठिया मिले। तो अभी दवायर पर सुमन नाथ ने जो लेख लिखा है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। बताते हैं कि पश्चिम बंगाल एसआईआर के चलते राजनीतिक खेमे में चिंता का माहौल है। शायद बीजेपी को बंगाल में ये उम्मीद थी कि सीएए के जरिए नागरिकता का वादा बड़े हिंदू शरणार्थी वोट बैंक को उसकी तरफ मजबूत कर देगा, यानी बीजेपी को मजबूती मिलेगी, एक बड़ा वोट बैंक बनेगा। इसलिए बंगाल में बीजेपी ने लगातार हिंदू खतरे में है का नारा उछाला। लेकिन एसआईआर ने बंगाल में अलग कहानी बना दिया है, क्योंकि एसआईआर की वजह से हिंदू शरणार्थी ही यानी बांग्लादेश से जो हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में आकर रहते हैं वही सबसे ज़्यादा असुरक्षित हो गए हैं। यानी कहाँ तो मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं को एकजुट करना था, बंगाल में हिंदू शरणार्थी ही संकट में आ गए। और इस संकट का कारण है एसआईआर, यानी बीजेपी और केंचुआ के एसआईआर के कारण ये सब हुआ है। और हाल फिलहाल में बीजेपी की 2 सांस्कृतिक गलतियों के कारण बंगाल में भाजपा का दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, उसकी संभावनाएं कमजोर होती हुई दिख रही हैं। दरअसल बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा नादिया जैसे जिलों में भाजपा वोट शेयर को बढ़ाने की रणनीति पर काम करती है और काफी हद तक यह रणनीति मतुआ समुदाय पर टिका हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा अनुसूचित जाति शरणार्थी समूह है और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आकर बसा हुआ है। अब तक सीए के जरिए भाजपा ने वादा किया था कि वो इन मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, लेकिन अब एसआईआर के तहत हर एक वोटर के लिए जरूरी हो गया है कि इस साल 2002 की वोटर लिस्ट से वो अपने आप को जोड़ पाए, यानी 2002 की वोटर लिस्ट में उनके लोगों का नाम होना चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों के लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके कारण इस समुदाय के लोग दहशत में जी रहे हैं। हाल ही में भाजपा नेता शांतनु ठाकुर ने हिंदू पहचान पत्र जारी करने का प्रयास किया, इसकी वजह से दहशत और बढ़ गई, यानी उल्टा रिएक्शन हो गया। साथ ही साथ मतुआ समुदाय यानी हिंदू समुदाय की अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। साल 2002 के बाद पश्चिम बंगाल में आने वाले हजारों मतुआ लोगों के लिए 2002 की वोटर लिस्ट में अपनी मौजूदगी को साबित कर पाना लगभग असंभव है। और अगर ये मतुआ लोग सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो पहले तो इन्हें यह स्वीकार करना होगा कि ये विदेशी हैं और अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आए हैं। जरा बात को ध्यान से सुनिए। पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आए बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी हैं, अगर वो लोग सीए के तहत नागरिकता लेने का प्रयास करते हैं तो पहले उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वो विदेशी हैं,
तभी तो फॉर्म भरेंगे। और जिस देश के हैं वहां धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में आए हैं, ये साबित करना होगा। और जैसे ही ये लोग स्वीकार करेंगे, उन्हें गैर नागरिक करार दिया जाएगा, यानी उन्हें विदेशी होने का मनोवैज्ञानिक बोझ उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही न केवल उनका वोटिंग राइट छीनने का संकट आएगा, बल्कि कई सारे सरकारी अधिकार भी उनसे अस्थायी रूप से छीन सकते हैं, जो कि उनके लिए भयंकर अनिश्चितताओं की स्थिति पैदा करने वाला है। अब चूंकि साल 2002 की वोटर लिस्ट में वो लोग अपना संबंध नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए पूरी संभावना है कि उनसे वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ है कि जिन लोगों के भरोसे जिन हिंदू शरणार्थियों को एकजुट करने के लिए और उनके दम पर सत्ता में आने का सपना भाजपा देख रही थी, वो समुदाय खुद ही संकट में घिर गया है, डरा हुआ है। उधर टीएमसी लगातार एसआईआर को सामूहिक मताधिकार हरण बता रही है। मतुआ समुदाय के लोग इससे प्रभावित भी हो रहे हैं, यानी बीजेपी का यह प्रयास दोधारी तलवार बन गया है। मतुआ समुदाय के लोगों को अब एहसास होने लगा है कि सीएए कोई उदार अनुदान नहीं है, बल्कि बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है। कुल मिलाकर भाजपा से भरोसा उठने की बातें सामने आ रही हैं। वैसे पश्चिम बंगाल में एक बात और समझने वाली है, मुसलमान क्यों अप्रभावित रहते हैं, यानी एसआईआर को लेकर या फिर नागरिकता को लेकर उन पर ज़्यादा संकट क्यों नहीं है। इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि वैसे तो बीजेपी और खुद केंचुआ तथा गोदी मीडिया लगातार मुस्लिम घुसपैठियों का पता लगाने के लिए एसआईआर को वाजिब ठहराता है, लेकिन अभी बिहार में पता चल गया है कि ये सब कोरी बकवास है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक प्रचार के लिए लंबे समय से चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक ये किसी भी रूप में सिद्ध नहीं हो सका, चाहे मुसलमानों की तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या की बात हो या फिर घुसपैठ की। ये सिर्फ दुष्प्रचार ही नजर आता है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की बड़ी संख्या यहीं के मूल निवासी हैं और अधिकांश लोग बंटवारे से पहले से ही यहां बसे हुए हैं, तथा भाजपा के जो लोग जनसांख्यिकी को लेकर हिंदुओं को डराते हैं, वो बातें सिर्फ हवा में नजर आती हैं, आंकड़ों में नहीं। अब नतीजा ये हुआ है कि बंगाल में मुस्लिम आबादी तो शायद एसआईआर से उतनी प्रभावित न हो जितना मतुआ समुदाय का डर बढ़ गया है। मतुआ समुदाय भयंकर रूप से डरा हुआ नजर आ रहा है और इस तरह से एसआईआर हिंदू शरणार्थियों के लिए वास्तविक संकट बन गया है। कहा तो इसके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को डराकर चुप कराने मजबूर करने का प्रयास था, मगर प्रयास उल्टा पड़ गया। साथ ही साथ मतुआ समुदाय के लोगों का झुकाव भी टीएमसी की तरफ होता हुआ दिख रहा है, यानी सीए से लेकर घुसपैठियों के मुद्दे तक को बार बार फेंट कर जिन लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास बीजेपी कर रही थी, अब वो लोग बीजेपी के इरादों से ही परेशान हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर 2 सांस्कृतिक मामले भी छेड़ दिए, जिसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुद्दा है बंगाली अस्मिता को चोट पहुंचाने का। सबसे पहले असम में रविन्द्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बांग्ला गाने पर एक कांग्रेस नेता पर भाजपा का विवादास्पद हमला, बंगाली पहचान को ललकारने का मामला, क्योंकि ये गीत पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भी जोरदार तरीके से गूंजता है, गाया जाता है। यह न केवल राष्ट्रगान है, बल्कि विभाजन विरोधी एक सशक्त गीत भी है। टैगोर की इस रचना को राष्ट्र विरोधी बताना या इस्लामोफोबिक टिप्पणी के साथ उसका मजाक उड़ाना गुस्सा पैदा करने वाला है, और इस गुस्से को भुनाने के लिए टीएमसी ने रणनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल भी किया है। बंगाल के सांस्कृतिक प्रतीक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में टैगोर बंगाली पहचान के निर्माण के एक अभिन्न हिस्सा है, और उनकी रचना पर उंगली उठाना सीधे सीधे बंगाली अस्मिता को ललकारने जैसा हो गया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ मनाने का प्रयास भी बंगाल में राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया। उन्होंने इस बात पर जोर दे दिया कि 1937 में वंदे मातरम के कई महत्वपूर्ण पदों को अलग कर दिया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसी ने विभाजन के बीज बोए, यानी टैगोर की रचना को किसी भी रूप में विभाजन से जोड़ना बीजेपी के लिए आत्मघाती हो सकता है। बंगाली अस्मिता को ठेस पहुंचाना गुजराती जोड़ी को महंगा पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर 2 मामले बंगाली अस्मिता को चोट पहुंचाने वाले बताए जा रहे हैं, और एक है हिंदू शरणार्थी समूह मतुआ समुदाय के अस्तित्व का संकट। कुल मिलाकर ये तीनों प्रयास बीजेपी ने अपने पक्ष में किए, लेकिन ये उल्टा दांव भी हो सकता है। हालांकि मैंने पहले ही कहा था, साफ साफ कह दिया, आनी पानी दोष। विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, जनता से वोट मांग सकती हैं, जनता उनको वोट दे सकती है, मगर वोटवा गिनेगा कौन, रिजल्ट देगा कौन, किसके हाथ में है? ज्ञानेश कुमार के। और ज्ञानेश कुमार किसके आदमी है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, ये अलग बात है कि जिन राज्यों में भाजपा शासन में नहीं है, वहां इनके लिए एसआईआर में ज्यादा झोलझाल कर पाना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि बंगाल की भाजपा ने एसआईआर गणना में 1,25,00,000 एंट्रीज की ऑडिट की मांग किया है। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और आरोप लगाया कि राजनीतिक परामर्श एजेंसी राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान डेटा एंट्री में हस्तक्षेप कर रही है। अब ध्यान दीजिए, बंगाल में बीजेपी परेशान है कि उनकी मर्जी से काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां जहां इनकी अपनी सरकार है जिन राज्यों में, वहां इन्हें कोई परेशानी नहीं।
अब सवाल यह है कि क्या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ बीजेपी के हिसाब से SIR हो रहा है, सारा झोल झाल हो रहा है, इसलिए वहाँ शांत है? बात सीधी है, बीजेपी कहीं ना कहीं खुद ही स्वीकार रही है कि जहां उनकी सरकार नहीं है उनकी मर्जी से SIR नहीं हो पा रहा है, जो सत्ता में है उनकी चल रही है। और खुद बीजेपी ही आरोप लगा रही है कि एंट्री करने में हेराफेरी की जा सकती है, ऑडिट की मांग हो रही है। सवाल यह है कि यही आरोप बिहार में लग रहे थे तो बीजेपी खामोश क्यों थी? सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग क्या इसका ऑडिटिंग करेगा, और यदि बंगाल में करेगा तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं हुआ? हालांकि कहा यह भी जाता है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए देश में 2-3 लोग ही हैं, एक बंगाल की दीदी, दूसरे तमिलनाडु वाले और तीसरे थे केजरीवाल। मगर चूंकि केजरीवाल के पास प्रशासनिक तंत्र नहीं था, पुलिस नहीं थी, तो दिल्ली में खेला हो गया। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में कहानी दूसरी है। यहाँ भाजपा की उतनी मनमर्जी नहीं चल पाएगी जितनी बाकी जगहों पर चली, और शायद नहीं चल पा रही है, तभी तो ऑडिटिंग की मांग हो रही है, बीजेपी वाले कर रहे हैं। मगर फिर भी हर चीज के बाद इतना याद रखिए कि रिजल्ट देना है किसे? ज्ञानेश कुमार को। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।